So, hello everyone and welcome to the new lecture of FRB that is Field Revision Batch. इस लेक्चर में हम लोग सॉइल टॉपिक करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग बैस रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क भी इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एंड ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा ना सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी का बल्कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी। कल संडे को हम लोग मॉर्निंग में 9:30 AM से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का वन शॉट लेक्चर, जहाँ पे हम PYQs के थ्रू पूरी अगेन एक साथ PYQs के थ्रू पूरी ज्योग्राफी को एक साथ रिवाइज करेंगे कल के लेक्चर में। एंड कल ही आप लोगों का परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे लाइव टेस्ट के सेक्शन के अंदर आपका लाइव टेस्ट भी होगा, जो कि 1 PM पे स्टार्ट होगा टिल 7 PM। इंडियन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पिछले वीक आप लोगों का हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो सॉइल की स्टडी को बोलते हैं पीडोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी एंड पीडो का मतलब यहाँ पे सॉइल। नाउ कमिंग ऑन टू द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में? पेरेंट रॉक, क्लाइमेट एंड टाइम। सॉइल कुछ सेंटीमीटर बनने के लिए काफ़ी सारे साल लग जाते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। पेरेंट रॉक की अगर बात करें तो ये क्या होता है? तो एक्चुअल में होता क्या है, सॉइल में डिफरेंट हॉराइजन्स होते हैं। कौन कौन से हॉराइजन्स होते हैं? सबसे नीचे तो एक बेड रॉक होती है। एक्चुअल में जो रॉक होती है, जो चट्टान होती है, उसी से ही सॉइल बनती है। अभी जैसे बेड रॉक है, दैट दिस इज़ अनवेदर्ड। अनवेदर्ड का मतलब है कि इसमें वेदरिंग नहीं हुई है, यानी कि अभी टूटी नहीं है। ये फर्दर और टूटेगी तो पेरेंट रॉक बनेगी, जो कि पार्टली वेदर रॉक होती है, जिसको हम होराइजन नंबर C बोलते हैं। देन आपका B होराइजन आता है, जिसको हम सब सॉइल बोलते हैं। एंड उसके बाद आता है आपका टॉप सॉइल, जिसको हम होराइजन A बोलते हैं। एंड ये जो O आप लेवल देख पा रहे हैं, ये E और E आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये लेयर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा क्या क्या होराइजन्स होते हैं। बस CBA करके याद रखिएगा बस, ठीक है। C आपकी पेरेंट रॉक है, B है आपकी सब सॉइल है, एंड A आपकी टॉप सॉइल है, बस। और O जो होती है, जो ऑर्गेनिक लेयर है, ये हर सॉइल में नहीं होती है ये, ठीक है। जो ऑर्गेनिक लेयर होती है हर सॉइल में नहीं होती है, और अगर जिस भी सॉइल में होती है तो उसको बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच बना देती है ये ऑर्गेनिक लेयर। कभी कभी इसको हम ह्यूमस भी बोलते हैं। एक्चुअल में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ हो जाती है एक तरह से, ठीक है, तो उन पे हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर फॉर दैट मैटर मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी काम करते हैं और इसको तोड़ते हैं। डेड प्लांट एंड एनिमल्स है उनको, ठीक है, तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, छोटी छोटी चींटियाँ जो आंट्स होती हैं वो भी सब उसको किस में तब्दील कर देती हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस में, ठीक है। तो ह्यूमस ध्यान रखिएगा क्या होता है। ह्यूमस होता है आपका एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर ही होता है, डार्क कलर का एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है, डार्क कलर्ड एमॉर्फस। इस पे क्वेश्चन आ चुका है आपके इस एग्जाम में, ठीक है। डार्क कलर्ड एमॉर्फस कंपाउंड होता है ये। एक तरह से आप ऐसे समझिए, जो डेड प्लांट एंड एनिमल्स हैं वही डिके हो के ह्यूमस बनता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़, और जिस भी पर्टिकुलर सॉइल में ह्यूमस कंटेंट होता है बहुत ही अच्छी सॉइल होती है। तो पेरेंट रॉक जिस तरह की होगी उसी तरह की सॉइल बनेगी। जैसे कि हम अभी रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, तो रेड सॉइल रेड क्यों होगी? बिकॉज उसकी जो पेरेंट रॉक होगी वो रेड होगी। ऑलराइट, क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब क्लाइमेट इन द सेंस कि बहुत ड्राई क्लाइमेट है या फिर बहुत ही वेट क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट है वो भी उसको इम्पैक्ट करेगा। एंड टाइम, जैसे भी मैंने बताया कि इट टेक्स ईयर्स टू फॉर्म जस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल, तो टाइम भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब हम सॉइल की अगर बात करें तो इंडिया में प्राइमरली 4 से 5 टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती हैं। स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल से, जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कवर करती है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। कमेंट आपको बताना है, पिछले लेक्चर में जो हमने कवर किया था कि कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, और उन टाइप ऑफ फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। वो कौन से फॉरेस्ट आपको कमेंट में बताना है। तो 40% जो एरिया है इंडिया का वो एलुवियल सॉइल के द्वारा कवर्ड है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो एक तो नॉर्दर्न प्लेन्स में, हमने अगर आपको याद हो डिस्कस किया था इस तरह से, जब नॉर्दर्न प्लेन डिस्कस किए थे कि हमारे टोटल 3 बेल्ट होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेनियस रीजन से हमारी रिवर्स आती हैं और यहाँ पे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। इसी बेल्ट को हम बोलते हैं भाबर बेल्ट, जहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर। देन इसके बाद स्ट्रीम्स ऑफ रिवर रीअपियर इन द तराई बेल्ट, जो कि मार्शी एरिया है, दलदली क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जैसे काफ़ी नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, दुधवा हो गया, ये सारे, ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं हमारे एलुवियल फ्लड प्लेन्स। एंड देन हमने इन एलुवियल फ्लड प्लेन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो, एक तो खादर और एक भंगर।
खादर वो है जो हर साल रिन्यू होती रहती है, नई जलोढ़ मिलती रहती है, क्योंकि हर साल रिन्यू होगी तो पुरानी वाली आगे चली जाएगी, नई वाली यहाँ पे आ जाएगी, तो हर साल रिन्यू होगी। दैट मीन्स यहाँ पे न्यू एलुवियम आपको देखने को मिलेगी, नई जलोढ़। इसी वजह से ज़्यादा फर्टाइल होगी, ज़्यादा उपजाऊ होगी। और जो भांगर होगी वो ओल्ड एलुवियम। भाबर से कंफ्यूज नहीं करना है, भाबर अलग है, भांगर अलग है, ठीक है। भांगर इज ओल्ड एलुवियम और भाबर पूरी एक बेल्ट को बोलते हैं। ये जो होती है पोटैश में रिच होती है, फॉस्फोरस में पुअर होती है सॉइल। याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूज कैसे नहीं होगी कि पोटैश में कि फॉस्फोरस में, किस में रिच किस में पुअर। तो ऐसे याद करिए कि जो फॉस्फोरस होता है, जैसे जो हमारी माचिस की तीलियाँ होती हैं, दैट इज़ माच स्टिक होती हैं, तो उनमें आपने देखा होगा वो फॉस्फोरस होता है, दैट इज़ रेड फॉस्फोरस, है ना। तो ऐसे याद कर लो कि भाई अगर फॉस्फोरस इतना ही ज़्यादा होता तो हर कोई अपने घर में माचिस बनाता है ना, कोई खरीदता ही क्यों। तो ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि पुअर है, क्योंकि एलुवियल सॉइल हमें एक तो नॉर्दर्न प्लेन्स में पूरा देखने को मिलती है, दैट इज़ शिवालिक के नीचे। शिवालिक के नीचे जो भी पूरा नॉर्दर्न प्लेन था, प्लस ये जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो यहाँ पे डेल्टा बनाती है, ये डेल्टाइक रीजन में भी हमें देखने को मिलती है एलुवियल सॉइल। तो 40% एरिया कवर करती है। तो पुअर इन फॉस्फोरस, रिच इन पोटैश, फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट्स डिपॉजिट बाय रिवर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आते हैं रेड सॉइल पे। तो वो 40% एरिया कवर कर रही थी, ये आपका 18% एरिया कवर करती है रेड सॉइल। फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक की वेदरिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वेदरिंग इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस, ये एक इन सितु प्रोसेस है जहाँ पे रॉक जो है वो टूटती है। डिफरेंट तरह के वेदरिंग्स होते हैं, केमिकल, मैकेनिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल टाइप्स ऑफ वेदरिंग होती है हमारी। तो जब मेटामॉर्फिक रॉक की यूजुअली वेदरिंग होती है तो रेड सॉइल बनती है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से रेड होती है। यूजुअली चाहे जब हम मार्स की बात करते हैं, जिसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, उसमें भी आयरन ऑक्साइड होता है, इसीलिए वो रेड होता है। जब हमारी रस्टिंग होती है डार्क रेड या ब्राउन कलर की, उसमें भी वो आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, इसी वजह से वो भी रस्टिंग भी रेडिश ब्राउन या फिर ब्राउन कलर की दिखती है। रेड सॉइल की अगर बात करें, इट चेंजेस इट्स कलर टू येलो ऑन हाइड्रेशन, यानी कि अगर इसमें पानी पड़ जाता है रेड सॉइल में तो ये अपना कलर चेंज करके येलो कर लेती है। इट इज़ फाउंड इन वाटर डेफिसिट रीजन्स, जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे देखने मिलती है रेड सॉइल, जैसे कि कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एंड पीड माउंटेन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। पीड माउंटेन ऑफ वेस्टर्न घाट्स का मतलब क्या हो, वेस्टर्न घाट की लोकेशन आपको पता है यहाँ पे है। तो ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट जहाँ पे माउंटेन की जो ढलान होती है उसको पीड माउंट जोन बोला जाता है, ठीक है। तो लो रेनफॉल एरिया में देखने को मिलती है। क्लियर थी चीज़। तो रेड सॉइल कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है हमने देख लिया है कि जो भी रेन डेफिसिट रीजन है, जैसे कि रेन शैडो एरिया, जैसे कर्नाटक है, तो कर्नाटक मैंने बताया था कि जो वेस्टर्न साइड है कर्नाटका का, दैट इज़ वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट, तो वहाँ पे तो खूब रेनफॉल होगी, जैसे कि मैंगलोर में। लेकिन मैसूर आपका ईस्टर्न साइड में है, तो यहाँ पे उतनी रेनफॉल नहीं होगी। तो जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी रेड सॉइल। बढ़ते हैं अपने अगली सॉइल की ओर, एंड दैट इज़ ब्लैक सॉइल। ये 15% एरिया कवर करती है। एलुवियल सॉइल 40%, 18% रेड सॉइल एंड 15% कवर करती है ब्लैक सॉइल, दैट इज़ काली मिट्टी। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू इरप्शन ऑफ लावा, लावा के इरप्शन से बनी है। कहाँ देखने को मिलती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटिव, महाराष्ट्र गुजरात में। तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटिव है, उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, या फिर जो डेक्कन प्लेटिव है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है। तो इसे यहाँ तो दूर दूर तक कोई लावा नहीं है, ये आप बात नहीं बोलेंगे। जो अभी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स देख रहे हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था किस तरह से ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट वगैरह का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे जब हमारा, मैंने आपको बताया था 70 मिलियन ईयर्स अगो जो पहले यहाँ से ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी, इंडो यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे सीरीज़ ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, जिसकी वजह से ये पेनिनसुलर प्लेटिव फॉर्म हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, क्योंकि वो लावा ही है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको हम रेगर के नाम से भी जानते हैं। ये क्लेई नेचर की होती है। क्लेई का मतलब क्या होता है, चिपचिपी। और ये जो क्लेई नेचर की जो सॉइल होती है उसमें इम्परमिएबल कैरेक्टरिस्टिक होती है। इम्परमिएबल का मतलब होता है वाटर जल्दी परमिएट नहीं करता है। जैसे कि नॉर्थ इंडियन जो सॉइल होती है, जैसे एलुवियल सॉइल है, तो अगर गमले में अगर मान लो एलुवियल सॉइल है, ठीक है, उसमें आप पानी डालो और अगर नीचे छेद है तुरंत पानी निकल के तुरंत बाहर हो जाता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन ब्लैक सॉइल में इतनी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वाटर को जल्दी से परमेट होने नहीं देता है, और वो एकदम अगर हम उसमें वाटर डालेंगे तो वो चिपचिपी नेचर की हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी। एंड जब वो ड्राई होती है तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, सो दैट वाटर अंदर परकोलेट कर सके, अगर जो भी थोड़ा बहुत वाटर है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सो जुताई वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस सॉइल में देखने को मिलती है। डेवलप्स क्रैक्स व्हेन ड्राई एंड बिकम स्टिकी व्हेन मॉइस्ट। मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर कॉटन कल्टिवेशन विच रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज।
कॉटन कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है, तभी गुजरात और महाराष्ट्र जो है यूजुअली टॉप पे रहते हैं कॉटन के प्रोडक्शन के मामले में। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट किसकी होती है? कॉटन की। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर दी 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, तो द आंसर वुड बी कॉटन। तो आपकी ब्लैक सॉइल होती है, इट इज़ रिच इन आयरन, लाइम एंड एलुमिना, इन 3 चीज़ों में ये रिच होती है, ठीक है। और लोमी सॉइल सैंड कंटेंट इज मोर, ध्यान रखना ये इन जनरल है, कोई ब्लैक सॉइल से एसोसिएटेड टॉपिक नहीं। इन जनरल जो लोमी सॉइल होती है उनमें सैंड का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल में सैंड का जो कंटेंट है वैसे ईस्ट साइड में वो घटता जाता है। रीज़न, क्योंकि रिवर्स हमारी ऐसे ही फ्लो हो रही है, यूजुअली गंगा हो गई या फिर जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ऐसे ही फ्लो हो रही हैं, तो जिसकी वजह से सैंड कंटेंट वेस्ट से ईस्ट में डिक्रीज होता है। तो हमारी प्राइमरली 3 टाइप की रॉक्स सॉइल होती हैं। एक और है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लैटेराइट। उसके बाद तो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में, मतलब बहुत ही छोटे पार्ट में सॉइल हमारी फैली हुई है। तो लैटेराइट की अगर बात करें, इट कवर्स ओनली जस्ट 4.3% ऑफ एरिया। इट इज़ फाउंड बाय द लीचिंग प्रोसेस, हिंदी में निच्छालन प्रक्रिया बोलते हैं। ये क्या होती है? तो जब बहुत ज़्यादा कहीं बारिश होती है ना, तो जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं तो वॉश अवे हो जाते हैं, फिर नीचे परकुलेट कर जाते हैं डाउन दी सॉइल। इसी को बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से जिसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, सिलिका जैसा कंटेंट है, ये वॉश अवे हो जाता है। एल से लैटेराइट, एल से लीचिंग। फाउंड इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। तो हमने अभी देखा था रेड सॉइल कहाँ पे मिल रही थी? जहाँ पे लो रेनफॉल वाला एरिया है। लेटराइट कहाँ पे मिल रही है? जो हाई रेनफॉल वाला एरिया, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो ये लीचिंग प्रोसेस हो पाएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिक सॉइल। ब्रिक सॉइल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसको ईंटों के जो भट्टे होते हैं वहाँ पे ईंट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया था, लेटराइट सॉइल को। इट इज़ गुड फॉर द कैशिव ग्रोथ। कैशिव नट यानी कि जो काजू होता है उसकी खेती के लिए बहुत अच्छी सूटेबल क्रॉप है। साथ ही साथ जो कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए भी सॉइल बहुत सूटेबल है। तभी अब कॉफ़ी कल्टीवेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट वैरायटी ऑफ कॉफ़ी है, जैसे अराबिका, लिब्रिका, रोबस्टा, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलती हैं। कर्नाटक कहाँ? यहाँ है, ठीक है। तो कर्नाटक में देखने को मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है साउथ इंडिया में ही आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी, जैसे तमिलनाडु, आंध्रा, केरला एंड कर्नाटक वाले एरिया में, ठीक है। जो आपके अब तमिलनाडु में भी कौन सा एरिया? तमिलनाडु में खासकर जो ये वाला एरिया, जहाँ पे मैंने आपको बताया था जो एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, साउथ वेस्ट मानसून से भी और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आंध्र प्रदेश में भी जो सदर्न आंध्र प्रदेश है वहाँ पे, और केरल में वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, लेटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी। अभी आते हैं जो छोटी छोटी टाइप ऑफ सॉइल होती है, मार्शी, पीटी, माउंटेन एंड डेजर्ट सॉइल। तो अगर सबसे पहले बात करें मार्शी या फिर पीटी सॉइल जिसको बोलते हैं, तो ये आपको कोस्टल इलाकों में, कोस्ट में देखने को मिलेगी, तट में देखने को मिलेगी, दलदली क्षेत्र जहाँ पे आपको मैनग्रूव्स, हमने देखे थे मैनग्रूव्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे। तो कोस्टल इलाकों में जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट यहाँ पे रिच ज़्यादा होता है, ह्यूमस का कंटेंट ज़्यादा होता है। टेस्टीन इन रीजन्स ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। अच्छा, लेटराइट कहाँ मिल रही थी? हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, ये हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में है। कौन सी? पीटी। डेजर्ट सॉइल की, माउंटेन सॉइल की अगर बात करें, तो जो माउंटेन की सॉइल होती है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ा था, दैट मीन्स जो माउंटेन के फॉरेस्ट होते हैं, उसी तरह माउंटेन्स की जो सॉइल होती है उसको माउंटेन सॉइल बोलते हैं। एंड इनमें हाई ह्यूमस कंटेंट देखने को मिलता है इनमें भी, ठीक है। डेजर्ट सॉइल की अगर बात करें, क्यों देखने को मिलता है? जैसे क्योंकि उतना ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है, तो उतनी जल्दी से डिकम्पोजिशन हो नहीं पाता है जो भी डेड प्लांट एंड एनिमल होते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिकम्पोजिशन होता है उसका रेट कब फास्ट एंड स्लो होता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तापमान अधिक होगा, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन का कंटेंट होगा तो भी ज़्यादा होगा डिकम्पोजिशन का रेट। डिकम्पोजिशन का रेट तब स्लो होता है जब आपका ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है डेड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, लिग्निन और काइटिन में क्या होते हैं? हाई होते हैं। जब लिग्निन और काइटिन हाई होता है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लो होता है। टेम्परेचर हाई तो डिकम्पोजिशन हाई, नाइट्रोजन हाई तो डिकम्पोजिशन हाई। डेजर्ट सॉइल की अगर बात करें, इट इज़ सीन इन एक्सट्रीमली लो रेनफॉल एरियाज, जहाँ पे जो वर्षा है 50 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है। यानी कि यहीं पे हमें कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है? थॉर्न फॉरेस्ट। और यहीं पे कौन सी टाइप ऑफ ग्रास ग्रो होती है? टुसॉकी ग्रास ग्रो होती है यहीं पे आपकी। वेस्टर्न राजस्थान, ऑब्वियस सी बात है, वेस्टर्न राजस्थान जहाँ पे अरावली के इस साइड में, रेन शेडो एरिया में। और गुजरात एंड हरियाणा, हमने देखा था ये साइड क्यों डेजर्ट है ना, हमने देखा था। और हरियाणा और गुजरात में। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अभी आते हैं किस पे? अभी आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स पे, राइट। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर बात करें तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, जो कि यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं। अब इनमें से 12 ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि यूनेस्को के मैप, दैट इज़ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं। 1971 में ये प्रोग्राम आया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि भाई किस तरह से
मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, जो मैन और बायोस्फीयर उसके बीच में कैसे समन्वय बढ़ाया जा सके, तो ऐसे हमारे 12 यूनेस्को के द्वारा रिजर्व्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें कि ये हैं कुछ नीलगिरी जो कि हमारे देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी था, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 स्टेट में फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो कि ऑब्वियस बात है गुजरात में होगा, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड में, नौकरेक मेघालय में, ठीक है। पंचमढ़ी, अगर आप ध्यान से देखें हम लोगों ने पंचमढ़ी के बारे में पढ़ा भी था यहाँ पे, हाँ है तो मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब हमने सतपुरा के बारे में पढ़ा था, जिसको हम क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से भी जानते हैं। सिमलीपल, सिंपलीपल नहीं सिमलीपल, और सिमलीपल कहाँ है, उड़ीसा में है। ये आपका मेलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व, मेलेनिस्टिक जो टाइगर होते हैं जिसमें ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, उसका पहला ये रिजर्व बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, सिमलीपल टाइगर रिजर्व, ठीक है। अचानक अमरकंटक की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में हमने अमरकंटक प्लेट्यू पढ़ा था, जो कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, जहाँ से नर्मदा रिवर एंड सोन रिवर निकलती है। ग्रेट निकोबार आपका अंडमान एंड निकोबार में, अगस्त मलाई तमिलनाडु में, कंचनजंगा सिक्किम में, एंड इट इज़ द हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड इट इज़ द हाईएस्ट मिक्स्ड एंड फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब पहली इंडिया की मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो होती हैं जो कि एनवायरनमेंट पर्पस से प्लस कल्चरल पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होती हैं। इंडिया में पहली और एकमात्र है कंचनजंगा जो सिक्किम में है, जो कि कंचनजंगा हमें पता है हाईएस्ट पीक भी है इंडिया की विद द हाइट ऑफ 8586 मीटर्स, ठीक है। पन्ना की अगर बात करें तो सबसे लेटेस्ट ऐड हुआ है, और ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। हमने पढ़ा था पन्ना की जो माइंस है वो डायमंड के लिए फेमस है ना। चलिए, तो और टोटल अगर हम बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पे आपको लोकेटेड है। नीलगिरी पहला था, और लार्जेस्ट कौन सा है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ है जो कि गुजरात में। सबको आपको लोकेट कर लेना, जैसे शेषाचलम हिल्स ये यूनेस्को के मैप यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में नहीं है, ठीक है। तो मैप आई होप समझ गए होंगे किस तरह से मैन, और ये मैंने चलो मैं फिर से बताया था नहीं तो ठीक है, बैच का नाम ले लेता हूँ तो कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है सबसे सेंटर में कोर जोन, देन होता है आपका बफर जोन, देन होता है यहाँ पे ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ट्रांजिशन जोन, तो कोर जोन क्या होता है, जहाँ पे कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, और ये हमारा जो ये तो तीनों जोन्स होते हैं ये यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर बनाए जाते हैं। और हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होती कोर जोन में। बफर जोन में एजुकेशनल टाइप एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, एजुकेशन रिसर्च, एंड ट्रांजिशन जोन में आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती है, ठीक है। तो शेषाचलम आपका आंध्र प्रदेश में है जो कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में नहीं है। उसी तरह अगर हम बात करें तो वैसे तो यहाँ पे सारी ही जो दिहांग दिबांग जो आपका यहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे, अरुणाचल में, एंड आपका डिब्रू सैखोवा जो कि असम में पड़ता है, ये भी आपके यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में नहीं है। मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी असम में, तो मानस डिब्रू सैखोवा ये कहाँ पे है, असम में। और दिहांग दिबांग बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो यू टर्न मार के नामचा बरवा से यहाँ पे एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले उसका नाम सियांग होता है, देन उसका नाम दिहांग पड़ता है। दिबांग उसको यहाँ से ज्वाइन करती है, उसकी ट्रिब्यूटरी है दिबांग, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना ब्रह्मपुत्रा की। तो दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में ही होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। एंड बाकी अगर बात करें यहाँ पे आपके सारे नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क्स आप खुद से कर लेंगे बिकॉज नहीं तो फालतू में वही मैं रिपीट ही करूँगा। तो ये सारे आपके स्टेट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट वाले हैं जो मैंने बैच में भी करवाए थे वो सारे यहाँ पे आपके जॉटेड डाउन है। तो ये आपका अपलोड हो जाएगा परमार एसएससी का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको याद कर सकते हैं बिकॉज इसमें याद करने वाला काम ही है। वैसे तो मैंने बैच में ट्रिक से याद करवाया था, लेकिन इतना भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के जो डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। डिफरेंट जो हमारे क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, प्राइमरली 3 होते हैं। एक तो होता है राबी, ठीक है, या फिर हम लोग खरीफ से स्टार्ट कर लेते हैं, मानसून क्योंकि आने वाला है तो मानसून से स्टार्ट करते हैं। खरीफ, राबी एंड जायद, ऑलराइट। तो ये 3 हमारे प्राइमरली क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। खरीफ जो होती है इसकी बुआई, ठीक है, यानी कि सोइंग की अगर बात करें इसकी बुआई किस टाइम पे होती है, तो बुआई मानसून के टाइम पे होती है। जैसे अभी मानसून आने वाला है जुलाई में, तो जुलाई के टाइम पे इसकी बुआई दैट इज सोइंग हो जाएगी। और बात करें हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग होगी रफली जाके वही अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। एंड देन राबी की अगर बात करें तो राबी की जो सोइंग होगी, जो बुआई होगी वो अक्टूबर के टाइम पे होगी, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। एंड इसकी जो हार्वेस्टिंग होगी
दैट इज़ जो कटाई होगी वो होगी आपकी जाके अप्रैल में, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में सोइंग हो जाएगी एंड अप्रैल में जाके इसकी हार्वेस्टिंग होती है। एंड जायद की अगर बात करें तो यहाँ पे आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि अप्रैल में यहाँ पे कटाई हो रही है, जुलाई में यहाँ बुआई हो रही है। तो जो मई और जून का जो शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न होता है मई और जून का, वहाँ पे आपका जायद की फसलें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो हमारी फॉडर क्रॉप्स होती हैं। फॉडर क्रॉप्स का मतलब है जो चारा जो खिलाया जाता है जानवरों को, वो हो गया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, जैसे कि जो खीरा, ककड़ी, दैट इज़ वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सब जो होते हैं आपके जायद में आते हैं। राबी की अगर बात करें तो इसको हम विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विंटर क्रॉप्स जैसे इसमें कौन कौन सी आती हैं, तो इसमें आपका वीट, गेहूँ, दैट इज़ बार्ले, पीज यानी कि जो मटर होती है, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके किस में आते हैं, राबी में। और ख़रीफ में अगर बात करें तो आपका आ जाएगा राइस, जिसको कि हम पैडी के नाम से भी जानते हैं, धान जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, कपास यानी कॉटन जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे 210 फॉस्फेट डेज की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपका ख़रीफ में आता है। सोयाबीन हो गया, ठीक है, सोयाबीन, ज्वार जो होता है आपका, उड़द, ये सब आपका ख़रीफ में आता है। कमेंट आपको बताना है इन तीनों में से किसको जो हमारी विंटर्स की रेनफॉल होती है, जो वेस्टर्न साइक्लोनिक जिसको हम डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है विंटर्स में, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, तो किसको फ़ायदा मिलता है। और खरीफ वालों को हम क्या बोलते हैं, खरीफ फसलों को मानसून क्रॉपिंग सीज़न भी बोलते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मानसून आता है तब बुआई होती है। तो खरीफ को मानसून बोलते हैं, राबी को हम विंटर क्रॉपिंग सीज़न बोलते हैं। इक्का दुक्का चीज़ें और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एंड दैट इज़ कि कॉन्टूर बंडिंग वगैरह क्या होता है, ठीक है। कॉन्टूर बंडिंग क्या होता है, मल्चिंग क्या होता है, ठीक है, मल्चिंग क्या होता है, शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं। तो टॉकिंग अबाउट कि कॉन्टूर बंडिंग क्या होता है, तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जैसे जहाँ पे ढलान होती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से कॉन्टूर्स रख देते हैं, बैरियर्स बना देते हैं, जैसे पत्थर वगैरह रख दिए इस तरह से, सो दैट सॉइल का इरोजन ना हो, शीट इरोजन ना हो। इसके लिए हम टेरेस फार्मिंग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। टेरेस फार्म जिसको फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, उसका भी हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे इस तरह से क्या बनाई जाती हैं, इस तरह से सीढ़ियाँ टाइप बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉइल के इरोजन को रोकने के लिए की जाती हैं। मल्चिंग की अगर बात करें तो मल्चिंग को जो सॉइल का मॉइस्चर है उसको रिटेन करने के लिए, सो दैट धूप पड़ने से सॉइल का मॉइस्चर ना चले जाए, इसलिए हम सॉइल के ऊपर एक, हम बोल सकते हैं जो पराली टाइप होती है उसको चढ़ा देते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है डाल देते हैं, सो दैट उससे क्या हो कि सॉइल अपना मॉइस्चर लूज़ ना करे, वो होती है मल्चिंग। एंड शेल्टर बेल्ट की अगर बात करें तो शेल्टर बेल्ट जहाँ पे बहुत ज़ोर की हवा चलती हो, विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, कमेंट में आप बताएंगे विंड स्पीड को हम किससे मेजर करते हैं, ठीक है। चलो मैंने बताया नहीं तो यहाँ पे बताया तो मैं एनीमोमीटर से मेजर करते हैं। आप बताएंगे कि ह्यूमिडिटी जो मैं आपको बता चुका हूँ उसको किससे मेजर करते हैं। तो शेल्टर बेल्ट की अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े इस तरह से पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, शेल्टर बेल्ट, जिसकी वजह से हवा की स्पीड या फिर वेलोसिटी कम हो सके एंड सॉइल का इरोजन ना हो सके, उसका अपरदन ना हो। ये चीज़ होती हैं कॉन्टूर बंडिंग, टेरेस फार्मिंग हो गया, मल्चिंग एंड शेल्टर बेल्ट। कुछ इक्का दुक्का और चीज़ें जैसे कि आपसे अगर पूछ ले कि व्हाट इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। एंड वैसे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। एंड इंटेंस फार्मिंग या फिर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जिसको गहन सघन खेती के नाम से जानते हैं। तो सबसिस्टेंस वो होती है जहाँ पे हम सिर्फ अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए चीज़ें उगा रहे हैं, खुद के खाने पीने के लिए उगा रहे हैं, मतलब कि एक तरह का हॉर्टिकल्चर हम बोल सकते हैं। वैसे हॉर्टिकल्चर में ज़रूरी नहीं कि हम खुद के खाने के लिए उगाएं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर को बागबानी बोलते हैं। और अभी अगर आपको याद हो एक स्कीम लॉन्च की गई थी जो मैंने आपको पिछले मंथ किया, अभी जो कल हमने मई मंथ के करंट अफेयर किए उससे पिछले मंथ में, दैट इज़ जो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर किए थे, उसमें मैंने आपको एक स्कीम बताई थी, CDP सुरक्षा स्कीम। ये हॉर्टिकल्चर के लिए लॉन्च की गई है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो बागबानी बोलते हैं इसको। तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ए सबसिस्टेंस। इंटेंसिव जो होती है जहाँ पे हम बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड पे, इसमें जो कीवर्ड है दैट इज स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड में
हम प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करके, जो पुराने टूल्स हैं उनका यूज़ करके सघन खेती करते हैं। सिर्फ बहुत छोटा पार्ट ऑफ लैंड है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हम डालेंगे, प्रेशर इन द सेंस कि बहुत भयंकर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं फाइनल चीज़ एक और बता देता हूँ, एंड दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके, ठीक है। कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। ग्रीन रेवोल्यूशन तो हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, वैसे तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो छोड़ देते हैं अभी इसको, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो आपको बता देता हूँ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे पहली बात तो 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। पहले फेज़ में इसको जो एफ्लुएंट यानी थोड़े वेल्दी स्टेट हैं जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे लाया गया था। मिड 1960s के टाइम की बात है, ठीक है। मिड 1960s की बात है जब लाया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर टर्म को कॉइन किया था विलियम गॉड ने। इसको टर्म दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, विलियम गॉड ने। और सबसे पहले इसके फादर कंसिडर किए जाते हैं नॉर्मन बोरलॉ, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉ इसके फादर कंसिडर किए जाते हैं, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कहाँ पे, मैक्सिको एंड जो हमारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। लैटिन अमेरिकन मतलब जो सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं जैसे वेस्ट इंडीज़ वगैरह, जहाँ पे कैरेबियन आइलैंड्स है वहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉ इसके फादर कंसिडर किए जाते हैं। इंडिया में इसके फादर कंसिडर किए जाते हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। एंड इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हुए मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि क्योंकि पंजाब और हरियाणा जो रीजन है ये लो इन रेनफॉल रीजन है, तो यहाँ पे रेनफॉल उतनी होती नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्यूबवेल्स वगैरह का यूज़ हुआ। एक बटन दबाते ही एकदम पानी निकल आता है, जिससे अब एक बटन दबाने से पानी निकल आया तो लोगों को तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ नहीं रही है। तो क्योंकि सब्सिडाइज रेट में बिजली वगैरह दी गई तो लोगों ने खूब पानी निकाला, तो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया। खूब जब पानी लगाया निकाला और उसको एकदम फील्ड में डाला, लबालब भर दिया उसको, तो खुद ही सोचिए रेट ऑफ इवेपोरेशन तो वहाँ हाई है, तो उसकी वजह से पानी तो उड़ जाएगा लेकिन सॉल्ट इसमें बच जाएंगे, जिसकी वजह से जो सॉयल है वो अल्कलाइन टर्न होने लगी, यानी कि वो उसमें जो है सॉल्ट का कंटेंट बढ़ने लगा। एंड प्लस ग्रीन रेवोल्यूशन में आपके पेस्टिसाइड ये सब भी यूज़ हुए, एंड खासकर इसमें हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया, जिनको हम HYV सीड के नाम से जानते हैं। हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ हुआ, ठीक है। और इसकी वजह से हुआ ये कि उत्पादन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जहाँ पे हम USA से इंपोर्ट किया करते थे, एक वैरायटी ऑफ सीड होती है जिसको हम बोलते हैं PL480, ठीक है। PL480 नाम की एक हम वीट की वैरायटी इंपोर्ट करते थे, एंड उसको रिप्लेस कर दिया इस HYV ने, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हम करने लगे कि हम अब खुद एक्सपोर्ट करते हैं। ये अमेरिका वाले अपने पिग्स को खिलाते थे जो हमें ये देते थे, ठीक है। अब इतना ज़्यादा हो गया कि हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन उसके साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया क्या देखने को मिले। फिर हमारे और भी रेवोल्यूशन है, तो ये आपका होमवर्क है कि उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि अगर हम बात करें वाइट रेवोल्यूशन, लेकिन यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन से आते हैं आपके, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो आपको सभी को पता है, इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। एंड इसके फादर की बात करें तो डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन, ठीक है, जिन्होंने अमूल के फाउंडर भी कंसिडर किए जाते हैं। तो ये वाइट रेवोल्यूशन जो कि किससे एसोसिएटेड है, आपके मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसके फादर कंसिडर किए जाते हैं वर्गीज़ कुरियन, और ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है इसको। बाकी आप रेवोल्यूशन देख लीजिएगा किस चीज़ से एसोसिएटेड है, फादर मदर उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ठीक है, बस उसमें देख लीजिएगा कि किससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर होता है हमारा यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं कल संडे को, दैट इज़ जहाँ पे हम लोग वन शॉट करेंगे ज्योग्राफी का। ये माइंड मैप आपको सारे मिल जाएंगे परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे। एंड होप यू लाइक द वीडियो, और अगर ऐसा है तो फिर लाइक कर देना। थैंक यू, मिलते हैं कल संडे को। एंड टेस्ट के लिए भी तैयार रहिए सारी चीज़ें रिवाइज करके।